गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बच्चों, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग स्टूडियो में नहीं पढ़ रहे हो। यू आर नॉट इन स्टूडियो। आप लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हो, है ना। तो लाइव क्लास में क्या है, ये 70,000 स्क्वायर फीट का पूरा कैंपस, जिसमें एक क्लास लगती है थर्ड फ्लोर पर, उधर वहां से उतरो, फिर जाओ फैकल्टी रूम में पानी वानी पियो, फिर कोई बच्चा आ जाए उसकी डाउट सॉल्व करो, और फिर घूम के यहाँ आओ। ये ट्रांजिशन पीरियड आपको दो टीचर्स के बीच में मिलेगा। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये गया और ये आया और ये गया और ये आया, क्योंकि ये लाइव क्लास। सो दूसरी बात, यहां जो बच्चे बैठे हैं वो लोग भी अपने आप में आ, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो भी बीच बीच में उनको भी ब्रेक करने जाना पड़ता है। आप लोगों को तो ठीक है, आप वहां से उठे, वॉशरूम का दरवाजा खोला, बंद किया, वापस बैठ गए। इन लोगों को नीचे उतर के जाना पड़ेगा। गर्ल्स को 2 फ्लोर नीचे उतर के जाना पड़ेगा, बॉयज को 1 फ्लोर नीचे उतर के जाना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम। फिर इन लोगों को अगर नींद आ रही है तो आपको तो 1 मिनट का काम है, मम्मी चाय बना दो। इनको नीचे जाना पड़ता है चाय पीने के लिए, फिर ये वापस आते हैं। तो इट्स लाइक स्कूल। तो ऑनलाइन स्टूडेंट को मैं विशेष बोलूंगा कि आपके टीचर आएंगे, लेकिन हो सकता है 5-10 मिनट का बीच में गैप रहे कहीं ना कहीं। चल तो मैं हूं सीए असीम त्रिवेदी, और आपको मैं पढ़ा रहा हूं क्या, बिजनेस लॉस। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, बिजनेस लॉस पढ़ाऊंगा। और बिजनेस लॉज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कितने मार्क्स का है। तो आइए जरा देखते हैं कि बिजनेस लॉ है कितने मार्क्स का। और दूसरी बात, आप सबको मेरे लिए एक कॉपी अलग से बनानी है। क्या बोला मैंने? आप सबको मेरे लिए एक कॉपी अलग से बनानी है। लॉ के आपके दो टीचर्स हैं, एक मैं हूं और एक सौरभ सर है ना। लेकिन आपको उनकी कॉपी अलग बनानी है, मेरी अलग बनानी है, या उनकी बनानी भी है या नहीं बनानी वो अलग बात है, मेरी अलग बनानी है। 150 पेज की आप एक कॉपी बना लेना। अच्छा चलो, अब बिजनेस लॉ के बारे में देखते हैं। सर आप कौन हो? मैं हूं सी असीम त्रिवेदी। बाकी आप गूगल पे टाइप कर लेना, मेटा पे टाइप कर लेना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की साइट पे जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पढ़ाता हूँ, 30 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, सेकंड जनरेशन को पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा हो जिसके माता पिता को मैंने पढ़ाया हुआ है, कि कोई इस बैच में भी नहीं, कोई बात नहीं। तो उधर वाली बैचेस में हैं बहुत सारे बच्चे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ, कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। थियोरेटिकल है कि प्रैक्टिकल? थियोरेटिकल है। डिस्क्रिप्टिव है या ऑब्जेक्टिव? डिस्क्रिप्टिव। कोई एमसीक्यू आएंगे क्या? कोई ट्रू फॉल्स आएगा क्या? 26 से 28 केस स्टडीज आएंगी। 26 से 28 केस स्टडीज आएंगी, और उसे आपको 180 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्व इट बाय 180 मिनट्स। आपको 180 मिनट में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जो पैकेट के अंदर, हाँ हाँ। तो मार्क्स हैं कितने? 100। 100 मार्क्स के इस पेपर को पूरा थियोरेटिकली ही लिखना होता है। तो ये बहुत टफ होता है, क्योंकि 12th में अपना ये पढ़ा हुआ नहीं होता। तो एक ही सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा सा, अकाउंट्स और लॉ, दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको दिक्कत दे सकते हैं। बाकी में आपको उतनी दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि बाकी के मार्क्स भी कम है। जैसे 40 नंबर का मैथ्स है, 40 का स्टैट्स है, 20 का एलआर है। तो इकोनॉमिक्स में भी 2 पार्ट हैं, वहां आपको दिक्कत नहीं आनी। चलिए
अब बढ़ते हैं आगे। सिलेबस में क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सिलेबस में है 7 चैप्टर। मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा आज ही। आप अपनी जो नई कॉपी बनाएंगे उसमें पीडीएफ में जितने पेजेस मैंने पढ़ा दिए वो आप आज लिख लेंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज नॉट योर फाइनल बैच। हाँ, आपकी फाइनल बैच पहले ही शुरू हो चुकी है, वो वहां चल रही है। आप लेट हो गए हैं इसलिए आपको फ्लाइट लेके वहां पहुंचाया जाएगा। आप ये मत सोचना कि आप यहाँ इतने लोग बैठे हो, यही क्लास है। अगर आपको क्लास की एक्चुअल स्ट्रेंथ देखनी, किसी भी रूम में झांक के देख लेना जाके। इसके अलावा तो ये मत फील करना कि यहाँ इतने ही हैं क्या, भरे हुए सब। चलिए, नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कहती है? इंडियन सॉरी, जो हमारे पास बात आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे कोर्स में क्या है। तो पहला है भारतीय कानून को आप कैसे समझेंगे। तो भारतीय कानूनों के बारे में जानकारी देने वाला एक चैप्टर है जिसको मुझे पढ़ाने में लगता है 4 घंटे। एक यूनिट है इस चैप्टर में, मैं पढ़ाऊंगा असीम त्रिवेदी, 5 मार्क्स का आएगा और मुझे 4 घंटे लगेंगे। और अगर एक संडे मैंने लिया तो 3 घंटे के एक संडे में ही वो क्या हो जाता है, खत्म। और उसको हम सबसे आखिरी में पढ़ते हैं क्योंकि वो भयंकर थ्योरी है। तो दैट वुड बी, लेकिन आता जरूर है, 5 नंबर का जरूर से आएगा। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपका पहला चैप्टर है। और ये जो पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें यूनिट 1 है, पढ़ाऊंगा मैं। मार्क्स आएंगे 5 और आवर्स लगेंगे 4। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 9। कितने चैप्टर हैं? पढ़ाएगा कौन? मैं। कितने मार्क्स का आता है? 30। आवर्स कितने लगेंगे? 60। फिर आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कितनी यूनिट है? 4। पढ़ाएगा कौन? मैं। मार्क्स कितने? 20। आवर्स कितने? 10। फिर आएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1 मिनट। उसके आएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये पढ़ाएंगे सौरभ सर, 20 नंबर का। फिर पढ़ाएंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 10 नंबर का। और फिर पढ़ाएंगे कंपनीज एक्ट, 20 नंबर का। तो सौरभ सर आपको ये 3 चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसका एक ही चैप्टर है, लेकिन मुझे वो 15 नंबर का आता है और मुझे कितने दिन लगेंगे? 10। तो कुल जमा 84 डेज के अंदर मैं आपका ये कोर्स खत्म करूंगा। आई विल कंप्लीट दिस कोर्स विद इन हाउ मेनी डेज? 84 डेज। 84 डेज में मैं आपका ये कोर्स खत्म करूंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए, तो पहला हुआ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दूसरा हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीसरा हुआ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, चौथा हुआ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पांचवा हुआ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, छठा हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और सातवां हुआ कंपनीज एक्ट। ऐसे 7 चैप्टर आपके कोर्स में है, लेकिन कहने को 7 चैप्टर है, वो हैं कितने इक्वल में? एक्चुअली कितने? 20। और 20 में से सौरभ सर कितने पढ़ाएंगे? 3 और 1 4 और 1 5। बाकी 15 चैप्टर कौन पढ़ाएगा? मैं। गॉट इट? अब बात आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले हम क्या चालू करेंगे?
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले तो आप बोलोगे कि सर आपने ईयर गलत तो नहीं लिख दिया। बिल्कुल नहीं लिखा, 1872 से ही चालू हुआ है। लेकिन इससे पहले ये एक्ट वैक्ट लॉ वॉ होते क्या है? लॉ मतलब सेट ऑफ रूल्स। पढ़ेंगे ना वो पहले यूनिट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि लॉ क्या होता है, लॉ की थ्योरी क्या होती है, वो समझने से आपको भी मतलब भी क्या है। आपको ये मालूम है कि अपनी पार्लियामेंट है। ओ भाइयों और बहनों, इतना जनरल नॉलेज अपने पास है कि अपनी एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो सदन हैं, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। कोई भी कानून बनाना होता है तो बिल के फॉर्म में कहाँ आता है? लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं और एक्ट बन जाता है। ओ भाई ये तो 11वीं 12वीं में ही पढ़ा हुआ कॉमर्स है, इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा नया आपको। ये भी मालूम है आपको कि राज्य के कानून बनना होते हैं तो पहले कानून बनते हैं, फिर विधानसभा में जाते हैं, विधानसभा में पास होते हैं और फिर विधानसभा में पास होकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। हेलो। तो बहुत क्लियरली अब मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो लागू हुआ वो किस तरीके से और कब लागू हुआ। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। तो अब आपको यहां दो नक्शे दिख रहे हैं, एक प्री इंडिपेंडेंस और एक एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इधर वाला जो पीला और गुलाबी नक्शा है ये कहलाता है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जो येलो येलो दिख रहे हैं ये सब तो अंग्रेजों के कब्जे वाला इंडिया है, और जो पिंक पिंक दिख रहा है ये उन राजाओं का इंडिया है जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली थी और वो फ्रेंड बन गए थे, गुलाम नहीं थे बट वो अंग्रेजों के फ्रेंड थे। कहने को तो गुलाबी और पीला सब किसके हाथ में था? अंग्रेजों के हाथ। अंग्रेज जब आए थे तो भारत में तीन अच्छी चीजें लाए थे, एक इंडियन रेलवे, एक इंडियन पोस्टल सर्विसेज और एक इंडियन एक्ट्स। वो लोग बहुत सिस्टमैटिकली एक्ट पर ही काम करते थे। सो दे वर ऑल एक्टिंग। वो जो काम कर रहे थे वो सारा किस पे कर रहे थे? एक्ट्स के थ्रू ही काम कर रहे थे। इज दैट क्लियर? सो दे वर ऑल वर्किंग ऑन एक्ट्स, तो वो एक्ट्स पर ही काम कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर है सर कि यहां पर आप ये बात समझ लीजिए कि उन्होंने जो एक्ट बनाए इस समय, इंडिपेंडेंस के पहले उन्होंने जो एक्ट बनाए वो एक्ट बनते तो भारत की ही संसद में थे, लेकिन पास होने महारानी एलिजाबेथ के पास जाते थे। और भारत की संसद में बैठते कौन थे? इन एरियाज के अंग्रेज, येलो वाले के और पिंक वालों के राजा। वो संसद थी इंडियन। इंडियन संसद में कौन बैठेगा? ये जो राजा थे पिंक पिंक वाले ये सब बैठते थे आके, और जो अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के जो ऑफिसर्स थे वो बैठते थे। और वो लोग क्या बनाते थे? कानून। और कानून बन के कहा जाता था? क्वीन एलिजाबेथ के पास, वहां से साइन होके वो आ जाता था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही बन चुका था। अगर आप देखो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है। ऐसा क्यों है कि ये सारे एक्ट जो प्री इंडिपेंडेंस वाले एक्ट हैं ये सारे एक्ट आज भी इंडिया पे लग रहे हैं? सर इसलिए क्योंकि हम जब इंडिपेंडेंट हुए तो हमने एक एक्ट पास किया, उस एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। क्या नाम था? क्या नाम था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसमें हमने कहा कि जितने भी अंग्रेजों ने कानून लगाए हैं वो सारे कानून हम अपने आप को मानते हैं। हम वो सारे कानून को तब तक मानते रहेंगे जब तक हम नया कानून नहीं लाते। तो अंग्रेजों के जमाने में लगे हुए जितने भी कानून हैं वो सारे के सारे हम पर आज भी अप्लीकेबल होंगे, और तब तक अप्लीकेबल होंगे जब तक हम कोई नया कानून नहीं लाते। हम लाए ही नहीं नया कानून। इतना बढ़िया कानून बना हुआ है 1872 का कि हमें नया कानून लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या आपको ये समझ में आया कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको बिजनेस लॉ? बिजनेस लॉ का मतलब होता है
वो कानून जो धंधा करने के लिए जरूरी होते हैं, और धंधे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जरूरी होता है, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा वो कौन बताएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन फिर हमारे दिमाग में प्रश्न आया 1872 क्यों आया यार ये? तब हमको समझ में आया कि भाई 1872 इसलिए लिखा है क्योंकि दो चीजें अलग अलग हैं। समझ में आया? आगे बढ़ू। 1872 क्यों लिखा है? क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में आया। तो अंग्रेजों के जमाने का कानून आप अभी तक क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया था। अच्छा, तो अब ये बताओ कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारत में कब से लागू हुआ? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ इंडिया में कब से? This act has been applied in India in two phases. ये एक्ट भारत में दो फेजेस के अंदर लागू हुआ। पहली फेज थी 1 सितंबर 1872 से 8 अगस्त 2019 तक, और दूसरी फेज थी 9 अगस्त 2019 से आज तक। पहली फेज थी 1 सितंबर 1872 से 8 अगस्त 2019 तक, और दूसरी फेज थी 9 अगस्त 2019 से आज तक। 1 सितंबर 1872 से 8 अगस्त 2019 तक की जो फेज थी वो कहलाती है दिस एक्ट वॉज अप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरी फेज है 9 अगस्त 2019 से आज तक, वो कहलाती होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में सन 1872 से लेकर 2019 तक एक एक्ट क्यों नहीं लगा? और 2019 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में वो एक्ट लगने लगा? तो आप सबका जवाब आएगा कि सर, आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था। तो अब बात आती है कि आर्टिकल 370 है क्या भैया? आर्टिकल 370 आखिर है क्या? वापस चलते हैं भारत के नक्शे पर। जिस दिन भारत आजाद हुआ अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया काम किया, मतलब उनके हिसाब से बढ़िया किया, अपने हिसाब से तो बहुत ही गंदा किया। अंग्रेजों ने भारत को कुछ इस तरीके से लावारिस छोड़ दिया था 1947 में, ये कहते हुए कि वो जो ग्रीन ग्रीन जो है वो पाकिस्तान है। अब ऐसा बंटवारा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि एक कहलाया वेस्ट पाकिस्तान और एक कहलाया ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाने का कोई रास्ता नहीं है। पूरे भारत की परिक्रमा करके जाओ। और ऊपर से महात्मा गांधी को बोल गए कि इन दोनों को समझाओ कि यहां से एक रास्ता दे दे बीच में यहां तक। तो इस तरीके से वो भारत को विभाजित करके गए, और इन लोगों के कान भर गए कि तुम लोग भारत में शामिल मत हो। उनको सपने दिखा दिए बड़े बड़े, तो उन्होंने कहा हम ना भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में। इन्होंने कह दिया हम भी भारत में शामिल नहीं होंगे। वो तो सरदार पटेल साहब ने मना मना के जैसे तैसे करके हैदराबाद को भी अपने अंदर ले लिया, अदरवाइज यहाँ तो नक्शे में ही गड्ढा हो जाता। बताओ, देश के बीच में देश। तो फिर सरदार पटेल ने सबको समझाया, लेकिन कश्मीर वाले नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी स्वायत्तता बरकरार रखेंगे, हमें ना हिंदुस्तान में मिलना है ना पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से हमारा निवेदन है कि वो हमसे एक ट्रीटी करें कि वो हम पे हमला नहीं करेंगे। तो हमने ट्रीटी कर ली कि हाँ भैया, ना हम हमला करेंगे ना पाकिस्तान हमला करेगा। हमने तो आज तक नहीं किया, पाकिस्तान ने तो भैया 1947 अगस्त में उनको आज़ादी मिली, अक्टूबर 1947 में तो उन्होंने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पे, और इतना जम्मू कश्मीर अपने कब्जे में कर लिया जिसको हम आजकल बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। जब तक जम्मू कश्मीर के राजा हमारे पास आते तब तक तो पाकिस्तान इतना कब्जा कर चुका था। जम्मू कश्मीर के राजा को हमने समझाया कि देखिए आपको हम कब तक बचाएंगे,
अभी तो हमने बचा लिया, पर अब आपकी देश की सेना और आप कैसे, मतलब आपकी जितनी जनसंख्या नहीं उससे ज्यादा तो सीमा पे लोग लग जाएंगे। क्या चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा ठीक है हम भारत में शामिल तो होना चाहते हैं, लेकिन हमारी जनता को कॉन्फिडेंस नहीं है कि इंडिया में हमारे साथ अन्याय तो नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है हम आर्टिकल 370 डाल देते हैं संविधान में, जिसमें आपकी स्टेट को एक विशेष दर्जा रहेगा। विशेष दर्जा ये रहेगा कि भारत का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पे तब तक लागू नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसको सहमति नहीं दे देती। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कभी रखे ही नहीं गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को इन तीनों एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के खुद के अपने एक्ट थे। वो तो देश था ना, बहुत पुराना देश था, तो उसके अपने कानून थे, तो वो अपने कानून लगाते थे जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और वो तो बोलते थे हम हमें नहीं लगाना। लेकिन आर्टिकल 370 जो थी वो कुछ समय के लिए थी, अब वो कुछ समय निकल गया तो हमको आर्टिकल 370 हटानी पड़ी, हमने आर्टिकल 370 हटा दी। तो अब जितने एक्ट भारत में लागू होते हैं वो सारे के सारे एक्ट कहाँ लागू होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर पर। दे ऑल आर एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर एज इट इज। समझ में आया? तो बहुत क्लियर सी बात है कि इंडिया पर अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में अब पूरे इंडिया पर लागू होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब अगली बात आती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल तो हो जाता है, लेकिन किस पर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर उस कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट कहां बनाया गया है? इंडिया में। क्या बोल रहा हूं मैं? अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? मैं हूं असीम त्रिवेदी, आपको पढ़ा रहा हूं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में एक चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मैं आपको लेके आया हूं कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब अप्लीकेबल होता है। हमने देखा कि दो फेज में अप्लीकेबल हुआ। हमने कहा एप्लीकेबल तो हो गया, लेकिन आज की तारीख में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किन कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा? दो इंडियन इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करें तो लगेगा, या एक इंडियन और एक फॉरेनर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करें तो लगेगा, या दो फॉरेनर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करें तो लगेगा, या दो फॉरेनर फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट करें तो लगेगा, या दो इंडियन फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट करें तो लगेगा, या एक इंडियन और एक फॉरेनर एक फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट करें तो लगेगा। मतलब दो इंडियंस, देखो अब आप जरा ध्यान से सुनो, राम और श्याम ने भोपाल में कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। राम ने जॉन से भोपाल में कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। भले ही फॉरेनर है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ? इंडिया में। जॉन और शॉन दोनों ने गोवा में कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जॉन और शॉन दोनों अगर गोवा में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों फॉरेन सिटीजन है, तो भी चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कहां हो रहा है? इंडिया में, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। मतलब इस बात से यह साबित हुआ कि इंडिया में हो रहा कॉन्ट्रैक्ट, चाहे इंडियन के बीच में हो, चाहे फॉरेनर्स के बीच में हो, चाहे हिंदू के बीच में हो, चाहे मुस्लिम के बीच में हो, चाहे सिख के बीच में हो, चाहे ईसाई के बीच में हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सिटीजनशिप, this act is applicable as it is। इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कहां होना चाहिए? इंडिया में। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर इन इंडिया। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है बाबू। क्या पढ़ा हमने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट मेड इन इंडिया irrespective of citizenship, caste, religion और person entering into contract। अब दो फॉरेनर अगर फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या करना? अगर इंडियन दो दुबई में जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी लगेगा, और एक इंडियन और एक फॉरेनर अगर दुबई में जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी लगेगा। यानी इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती? कि भाई साहब अगर कॉन्ट्रैक्ट कहां होता है तो ही क्या लगेगा, चाहे फिर वो
किसी के भी बीच में हुआ, चाहे फिर वो किसी के भी बीच में हुआ हो। इज दैट क्लियर? तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का पूरा सिलेबस देखा। बिजनेस लॉ के सिलेबस में एक चैप्टर है, बाकी 6 जो है वो आपके लॉ हैं। उन 6 लॉ में जो सबसे बड़ा लॉ है वो कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो हमने शुरू किया और देखना चालू किया कि कब एप्लीकेबल होता है और कब एप्लीकेबल नहीं होता, और किन कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल होता है और किन कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ू। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में लॉ क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? आइए जरा अपन लॉ के बारे में पढ़ें। क्या आपने और मैंने कभी कोई लॉ एक्सपीरियंस किया है? साइड में नाम लिखा है, देखो। हाँ, जब हमारे ऊपर लॉकडाउन लगा था तब हमने इंडियन एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को अनुभव किया था। इंडियन एपिडेमिक डिसीज एक्ट लागू हुआ था जिस दिन मोदी जी ने कहा था कि मित्रों घर में रहना पड़ेगा, 14 दिन कोई बाहर नहीं निकलेगा। फिर बोलता अगले 14 दिन और नहीं निकलेगा, फिर बोला अगले 14 दिन और नहीं निकलेगा। फिर शिवराज सिंह जी आ गए और 14 दिन मत निकलो। फिर कलेक्टर साहब आ गए और 21 दिन मत निकलो। वो लॉकडाउन बढ़ता गया। क्या अथॉरिटी थी इन लोगों के पास हमें घर में बांध के रखने की? क्या अथॉरिटी थी इनके पास कि हम घर से बाहर निकले और ये हमें टैटू बना दे? क्या अथॉरिटी थी इनके पास कि हमको मास्क पहनवा दे? क्या अथॉरिटी थी इनके पास कि हमें वैक्सीन लगवा दें? क्या अथॉरिटी थी इनके पास कि रेलवे स्टेशन पे रेल में चढ़ने से रोक लें अगर आरटीपीसीआर नहीं करा हुआ हो तो? क्या अथॉरिटी थी इनके पास कि सोमवार को इधर की दुकानें खुलेंगी, मंगलवार को उधर की दुकानें खुलेंगी? किस हक से तुमने हमारे साथ ये सब किया? तब वो बोलेंगे ये है इंडियन एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, जिसने हमको कहा कि भाई साहब घर में रहो। अब समझते हैं इससे लॉ। लॉकडाउन अपने को समझाएगा कि लॉ क्या होता है। लॉकडाउन में हमको क्या मिल रही थी? रूल्स। क्या मिल रहे थे? रोज रूल मिल रहा था, रोज एक रूल आ रहा था, है ना? तो रूल जो होते हैं या रूल्स जो होते हैं, तो हमने उसे कहा कि सेट ऑफ रूल्स। किसने इन्फोर्स किए? अथॉरिटीज ने। कौन सी अथॉरिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। हमारे ऊपर क्या लगाए गए? रूल्स। किसने लगाए? कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए, कभी स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए, कभी लोकल गवर्नमेंट ने लगाए। क्यों लगाए हम पे रूल? रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। अरे क्या रेगुलेट करना है, क्या कंट्रोल करना है? बोले सर हमको रेगुलेट करना है आपका कंडक्ट। आप जो आचरण आचार विचार कर रहे हो, हमें इस पर क्या करना है? हमें इस पर आपको क्या करना है? समझ में आया? क्यों करना है कंडक्ट पर कंट्रोल? भाई साहब आप अगर हमें नहीं रोकोगे तो भर कोरोना में हम समोसा खा लेंगे जाके दुकान पे और एक दूसरे से छू के समोसा खा लेंगे। आप हमें अगर नहीं रोकोगे तो हम अपार्टमेंट के अंदर दाल बाफले की पार्टी कर लेंगे। मल्हारगंज में हुआ था, भर लॉकडाउन में अपार्टमेंट वालों ने ऊपर पार्टी कर ली दाल बाफले की। पता चला 60 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो हमारे कंडक्ट तो गजब है ना, हम कहीं भी भीड़ लगा सकते हैं। तो हमारे कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाए गए? रूल्स। क्यों? हम हमें क्यों कंट्रोल कर रहे हो?
अब तुम्हारी जान बचानी है, टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट ओनली। कोई भी कानून क्यों बनाया जाता है? ट्रैफिक रूल क्यों बनाए गए? ट्रैफिक रूल भी सेट ऑफ रूल है इन्फोर्स बाय रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल क्या योर ड्राइविंग स्किल्स, योर सिविक सेंस ऑफ राइडिंग ऑन अ बाइक। कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। क्यों कर रहे हो कंट्रोल? तुम्हारी जान बचाने के लिए और तुम्हारे कारण जिसकी जाने वाली उसकी बचाने के लिए। तो लॉ क्या है? व्हाट इज लॉ? लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स एनफोर्स्ड बाय अथॉरिटीज। अथॉरिटीज कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। क्यों? टू रेगुलेट और कंट्रोल क्या? कंडक्ट ऑफ पर्सन। क्यों? टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। जो लॉकडाउन वॉकडाउन था ये सब तो क्या था? लॉ था। लेकिन अपने सब्जेक्ट का नाम लॉ है कि बिजनेस लॉ है? बिजनेस लॉ है। तो फिर बिजनेस लॉ क्या है? सिंपल, set of rules enforced by authorities to regulate or control conduct of business person to protect their business interest। तो वही लॉ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिजनेस लॉ। मैं और तुम एक बिजनेस में है, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम मुझे फीस दे रहे हो, तो हमारे बीच में क्या हो रहा है? एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है। मैं तुम्हारी फीस खा के भग जाऊं या तुम मेरी फीस खा के भग जाओ, तो तुम्हारे पास मेरे खिलाफ राइट होना चाहिए और मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई राइट होना चाहिए। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास राइट होना चाहिए, मेरे खिलाफ तुम्हारे पास राइट होना चाहिए। और हम राइट लेके कहां जाएंगे? कोर्ट में। और कोर्ट फैसला कब देगा? जब कानून होगा। कानून ही नहीं है तो फैसला कैसे हो सकता है? तुम ड्रीम इलेवन की कंप्लेंट लेके पहुंच जाओ, सर्कल की कंप्लेंट लेके पहुंच जाओ कोर्ट में और बोलो उनको, वो बोलेंगे भैया इसके ऊपर भी कोई कानून ही नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम वापस घर जाओ। तो बिजनेस कर रहे लोगों के लिए उनके बिजनेस कंडक्ट को, बिजनेस करने के तरीके को, बिजनेस करने के स्टाइल को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ लाए जाते हैं उन लॉ को क्या कहा जाता है? बिजनेस लॉ। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? बिजनेस लॉ। और बिजनेस लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स। क्यों लगाए? किसने लगाए? अथॉरिटीज ने। क्यों लगाए? रेगुलेट करने के लिए। क्या करने के लिए? रेगुलेट। क्या करना और कंट्रोल करना है। क्या? कंडक्ट ऑफ पर्सन। क्यों? कंडक्ट ऑफ बिजनेस पर्सन टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस इंटरेस्ट। तो इसको क्या कहा जाएगा? बिजनेस लॉज। समझ में आई मेरी बात? ओ हेलो, डिड यू गेट माय पॉइंट? गुड। तो पहली बात हुई बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर क्या टॉपिक थे? फिर हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर हमने पढ़ा बिज सेट ऑफ लॉज। अब जरा आप इस पर ध्यान दो, एक बार इस चार्ट को गो थ्रू करो। जस्ट गो थ्रू दिस चार्ट, मजा आएगा। भारत में कानून कितने प्रकार के हैं? देखो
इंडिया में लॉ दो तरीके के होते हैं, एक नागरिकों के लिए और एक अपराधियों के लिए। नागरिकों के लिए जो लॉ होते हैं वो कहलाते हैं सिविल लॉस, और अपराध रोकने के लिए जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिमिनल लॉस। क्रिमिनल लॉस कौन कौन से हो तो वहां पढ़ेंगे अपन चैप्टर 1 में बाद में, पर अभी सिविल लॉज में कौन कौन से होते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल लॉ और बिजनेस लॉ। पर्सनल लॉ मतलब हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू पर्सनल एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम एक्ट जितने भी अपने आए वो सारे कानून क्या कहलाते हैं, पर्सनल लॉ। जो व्यक्ति को स्वयं को जीने के लिए रखते हैं उनको क्या कहते हैं, पर्सनल लॉ। लेकिन धंधे का कोई धर्म नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये बात एक्ट बोलता है। वो बोलता है दूसरे सेट ऑफ लॉज होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बिजनेस लॉज। वो किस लिए होते हैं, बिजनेस देखने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बिजनेस लॉज क्या है, इफ somebody asks you what do you mean by business laws, तो मान के चलना कि बिजनेस लॉज का मतलब होता है सिविल लॉ की एक ब्रांच। क्या होता है, सिविल लॉ की एक ब्रांच होती है, दैट इज नोन एज बिजनेस लॉज। लॉज इन इंडिया, एंड वन ऑफ द लॉज इन इंडिया में सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों होते हैं, और सिविल लॉ की दो ब्रांचेस होती हैं, उनमें से एक क्या है, बिजनेस लॉ। यानी अब अपने से अगर कोई पूछता है कि बिजनेस लॉ क्या है, तो हमारा जवाब क्या होगा, बिजनेस लॉ is a branch of civil law which is a branch of Indian law। इंडियन लॉ की एक ब्रांच है सिविल लॉ, और सिविल लॉ की एक ब्रांच है बिजनेस लॉ। बिजनेस करने के लिए जो लॉ लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिजनेस लॉ। बिजनेस कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिजनेस लॉ। बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिजनेस लॉ। और बिजनेस लॉ में ये सारे एक्ट क्यों आ गए, ये पहले चैप्टर को तो छोड़ दो। धंधे में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। धंधे में सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट, और हम कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति कर दें तो कोई लॉ तो होना चाहिए। इसलिए क्या बनाया हमने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैं आपको गुड्स बेचता हूं, अगर मैंने गलत गुड्स बेच दिए तो आपके पास क्या राइट्स है, और मैंने गुड्स दे दिए लेकिन आपने प्राइस नहीं दी तो मेरे पास क्या राइट्स है, तो उसे कहा जाता है क्या, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 उस राइट्स को डिफाइन करता है। कई बार बिजनेस करते करते अपने को लगता है कि बिजनेस को बढ़ा लेना चाहिए, और बढ़ाने के लिए पार्टनर होना चाहिए, और पार्टनर होने के लिए क्या लगती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आके बताता है कि बिजनेस करने के लिए जब आप पार्टनर्स बनाते हो तो पार्टनर्स के आपस में राइट्स और ड्यूटीज जो है वो कौन डिफाइन करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आप सबने 12th में पढ़ा है कि पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम यह है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब घर के बर्तन तक बिक सकते हैं पार्टनर के, अगर फर्म को लॉस हो जाए तो। याद आया, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लेकिन उसे देखते हुए भारत सरकार ने कहा कि नहीं, हम एक नया एक्ट लाते हैं जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो हम लेकर आए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। कब, 2008 में। जब आपको बिजनेस और बड़ा करना हो, क्या नहीं अब तो लोगों से पैसा लेके बिजनेस चालू करना है, देन यू हैव टू गो फॉर कंपनीज एक्ट। आपको जाना पड़ेगा कहां, कंपनीज एक्ट में। और जब आप कंपनीज एक्ट में जाकर कंपनी इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि आप कंपनीज एक्ट में चले गए हैं। इज दैट क्लियर। उसके बाद जब हम धंधा करते हैं तो जरूरी नहीं कैश में करें, कई बार चेक से करते हैं, कई बार बिल ऑफ एक्सचेंज से करते हैं, कई बार प्रोमिसरी नोट से करते हैं। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं,
लेकिन ये स्पेशल तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पेमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेन देन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इनको करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, एक एक्ट चाहिए। तो हम कौन सा एक्ट लेके आ गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ऑनलाइन बच्चों? यशस्वी, रेणुका, निशा, विवेक, जोजी, हेलो। तो ये जो है, these all are, this is the act। अब देखो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 पेज मैंने आपको आज डिस्कस किए। ये मैं अभी आपको भेजता हूं, लेकिन मैं कहां भेजूंगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं आपको। उस टेलीग्राम चैनल पर जाना है और जा करके उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। क्या हुआ, मैं यहां पर आपको भेजूंगा। क्या आपने इसको स्कैन कर लिया टेलीग्राम चैनल पे? मैं यहीं पे आपको भेज रहा हूं क्या, ये चीज। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सारी चीजें आती रहेंगी। तो अभी मैं वापस आपको भेज दूं इस टेलीग्राम चैनल पर सारी चीजें। आ गया? मैं अभी उनको भी भेज देता हूँ, राहुल को भी। वो आपको व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों के लिए मैं राहुल को बोल देता हूँ, वो व्हाट्सएप भी भेज देंगे। आपको आज ये 6 पेज अपनी कॉपी में लिखना है। ये 6 पेज आज आपको अपनी कॉपी में लिख के लाना है। 150 पेज की अपनी कॉपी अलग बना लेना, उसमें ये 6 पेज आज आपको लिखना है। नक्शे वक्शे बनाने की जरूरत नहीं है, लिखा लिखा ही देखना है। पता चला रूम डायग्राम बनाने लग गए, वो तो समझाने के लिए था। गॉट इट? चलिए बाकी की बातें करते हैं कल।